नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है। अब तक विभिन्न औद्योगिक समूहों के 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं और इस बार 2.5 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि सरकार ने इंडस्ट्री, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो और सौर ऊर्जा जैसे विभागों की नीति में कई बदलाव किए हैं। निवेशकों के लिए निवेश का सबसे सरल रास्ता अपनाया गया है। साथ ही इसमें उद्योग समूहों के सुझाव पर भी अमल किया गया है। पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और लेकिन उससे पहले इस बार ये जरूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि लद्दाख में भारतीय सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से कई जवानों के हताहत होने का अत्यंत हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्राण पूर्ण आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अपार कष्ट सहने करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित आपका जीवन समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई मुकाबले में नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव असमय ही आ गया। चंदन रामदास जनता के आशीर्वाद से वहां से लगातार 4 बार निर्वाचित हुए थे। सीएम धामी ने कहा कि उस क्षेत्र में चंदन रामदास बनकर हमेशा जनता की सेवा की है और सीएम धामी ने यह भी कहा कि बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहां से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहां से 4 बार से लगातार वहां की जनता के आशीर्वाद से वहां काम करते रहे हैं, वहां की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के सभी विधायक शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता सुनीता प्रकाश ने बताया कि जल्द ही सभी स्टार प्रचारक बागेश्वर में प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बागेश्वर की जनता भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी।
आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा करती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि इस बार बागेश्वर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर सबक सिखाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 40 स्टार प्रचारक इस बार बागेश्वर पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मत की अपील करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उसमें हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं और बड़े शीर्ष नेता हैं, उनकी सूची के साथ साथ हमारे जो है प्रभारी देवेंद्र यादव जी, कर्ण महरा जी, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी और सभी विधायकगण, सबको उसमें सम्मिलित किया गया है। अब सारे के सारे हमारे नेता जो हैं बागेश्वर में जा रहे हैं ताकि हम विजय हासिल कर सकें और हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता सब एकजुट होकर के वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता हमें ही आशीर्वाद। तो आपको बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार भी जनता बीजेपी को ही वोट देगी, क्योंकि बीजेपी लगातार जनता के हित में काम कर रही है। 4 बार से लगातार वहां चंदन रामदास जी पहले जीतते हुए आए और अब उनकी धर्मपंथी आगे इन विकास कार्यों को लेकर जाएंगी। हालांकि एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ये जीत का दावा करती नजर आ रही है, लेकिन इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर सबक सिखाएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है। कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव के लिए जहां 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। तो वही इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश शमूली जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सीएम धामी का भी जिस तरह से बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मुकाबले जैसी कोई स्थिति नहीं है, इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। देखिए जागृति जी, ये दुर्भाग्य है कि राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से मतलब मुझे लगता है इसमें अहंकार ज्यादा झलक रहा है। इसमें ये नहीं दिख रहा है कि राज्य का जो पिछले 1.5 साल के अंदर आपने नुकसान किया, उत्तराखंड के युवाओं की नौकरियों को बेचने का जो आपने काम किया। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इस देवभूमि को जो आप बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, आपने जो 250 किलो सोना जो श्री केदारनाथ धाम से जो आपकी सरकार के नेताओं ने जो खा गए हैं, और ये तमाम जो महंगाई भ्रष्टाचार जो आपकी सरकार में लगातार बढ़ रहा है, उसके कुशासन के खिलाफ इस बार जनता वोट करेगी, ये तय है। और देखिए मैंने बताया सरकार, क्योंकि सरकार इसे दम भर रही है, सरकार का पूरा प्रशासन पर प्रेशर है, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, सभी को बिल्कुल एक तरीके से ड्यूटी, मैंने सुना ड्यूटी दी गई है कि भाई एक सीट किसी न किसी तरह मतलब धामी जी के को दिलानी है, क्योंकि प्रेशर सरकार का प्रेशर है। और मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, जनता हर प्रकार से त्रस्त है। उत्तराखंड में इतना बड़ा हत्याकांड भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा राज्य में किया गया, एक बेटी को 1 साल से अभी तक न्याय नहीं मिला, और आप तमाम चीजें आप देख ही रहे हैं किस प्रकार इनके नेता आए दिन नौकरियों को बेचने में पकड़े जा रहे हैं। 30 करोड़ रुपए के लोन इन्होंने बाहर उत्तराखंड से बाहर के लोगों को बांट दिया है। 30 करोड़ का सहकारिता का इतना बड़ा घोटाला आया है। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री किस दम पे, हाँ दम यह है कि वो प्रशासन का दुरुपयोग करके शराब पैसा बांट के तमाम चीजों का अनैतिक तरीके से सीट को जीतने का प्रयास करें, लेकिन जनता मन बना चुकी है। हमने जो टिकट दिया है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे पूर्व में रणधीर दास प्रत्याशी थे, वो पहले ही जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी उनको लोक लुभावना मतलब जो भी उनको
मतलब एक अपने तरफ खींचने का जो काम कर रही है बीजेपी ने, वो ले गई है। लेकिन हमने ऐसे योग्य व्यक्ति को, राज्य के एक पढ़े लिखे व्यक्ति को टिकट दिया है। और बीजेपी जो बार बार कहती है कि हम मतलब वंशवाद, प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, आज वंशवाद कहाँ गया? आपने क्यों टिकट दिया? अगर आपको अगर किसी कार्यकर्ता की इतनी चिंता थी, आप एक नॉर्मल कार्यकर्ता को टिकट देते। लेकिन आपने भी वही फॉलो किया। आप जो बार बार भाषणों में कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है। आपकी नीति और जो चाल चरित्र है वो बिल्कुल अलग है। तो मेरा मानना है इस बार जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सीट को निश्चित रूप से जनता हराएगी, भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस के जो एक योग्य पढ़े लिखे जो उम्मीदवार हैं, उनको ये सीट निश्चित रूप से जीत दिलाएगी। और हमारे जो तमाम नेता हैं, सभी लोग क्षेत्रों में लगातार काम करें। यशपाल यादव जी हो, माननीय कर्नल मेहरा जी हो, हमारे तमाम अन्य नेता बड़े शीर्ष जो स्टाफ प्रचारक के रूप में काम करेंगे। तो निश्चित आप देखेंगे 5 तारीख को उत्तराखंड में हाथ के बटन पे लोग मतलब मोहर लगाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ इसी खबर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अब जिस तरीके से कांग्रेस तो दावा करती नजर आ रही है कि इस बार जो जनता है वो मन बना चुकी है, बागेश्वर की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और कांग्रेस को इस बार वहां पर भारी मतों से जीत मिलेगी। देखिए जागृति जी, भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रत्याशी पार्टी दास जी के साथ पूरा संगठन है, पूरी वहाँ की बागेश्वर की जनता जनार्दन है। और लगातार पूरी जनता जनार्दन हमारी प्रत्येक सभाओं में, प्रत्येक मिलन कार्यक्रमों में रह रही है। और प्रत्येक जगह पे भारतीय जनता पार्टी जन जन के पास वोट मांग के आगे जितने भी स्वर्गीय चंदन रामदास जी के कार्य जो छूटे हुए हैं उनको पार्टी दास जी पूरा करेंगी। और हम शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से एक माननीय चंदन रामदास जी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में प्रत्येक स्तर पर हमने बूथ बूथ जाकर जो है योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया है। और जनता जनार्दन, क्योंकि पिछले 4 दशकों का जो इतिहास है स्वर्गीय चंदन रामदास जी का, जनता का उनको भरपूर समर्थन मिला है। और पार्टी दास जी को भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोग इंफ्रा जो बागेश्वर का इंफ्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग जो है जितनी भी हमारी घोषणाएं हैं वो डेवलपमेंट करेंगी। पार्टी दास जी का जो पूरा फोकस है वो सभी कार्यों पे रहेगा जो वहाँ पे बागेश्वर की जनता के लिए हित में है। तो जनता हित में हम प्रत्येक योजना से, चाहे वो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं से हम जन जन के बीच में बने हुए हैं। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि प्रत्येक व्यक्ति तक हम योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाओं पर हम खरा उतरने की कोशिश करें। और पार्टी दास जी को पूरा जनता का समर्थन है और हम जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। इसी तरीके से वो उनका साथ दें, समर्थन दें, ताकि वो जो है उनके सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि चंदन रामदास जी का पूरा जीवन जो है, आप देखिए कि 4 दशकों का बहुत लंबा कार्यकाल रहता है। पूरा दशकों जो है उन्होंने जनता की सेवा की है और अंतिम समय तक वो जनता के ही बीच में रहे। और इतने सज्जन व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई भी काम उन्होंने कभी नहीं रोका, चाहे वो कांग्रेस दल के हों, चाहे वो आप दल के हों, चाहे किसी भी दल के हों। क्योंकि देखिए पहाड़ी राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता कि चुनाव के बाद जो है वो पार्टियां गिनाए। पार्टियां एक चुनाव स्तर तक रहती है, चुनाव होने के बाद सब लोग जो है वो एक जनता होती है, हमारी जनता जनार्दन है, उनका कार्य करना हमारे लिए सर्वोपरि है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और उसमें जनता अपनी मुहर लगाएगी। देखिए सुनीता विद्यार्थी जी, एक और आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि वंशवाद की राजनीति खत्म करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चंदन रामदास जी के देहांत के बाद उन्हीं की पत्नी को टिकट दे दिया गया। अगर टिकट देना ही था तो किसी अन्य कार्यकर्ता को भी दे सकते थे। देखिए इस बात के लिए जो ये बात उठ रही है, निश्चित रूप से जो ये कह रहे हैं, देखिए परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति हम आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ही पार्टी सर्वे सर्वा बनी रहेगी, उसी के परिवार के उस पार्टी में जो है अध्यक्ष पद पर भी रहेंगे। जागृति जी, सुनीता जी ये भूल गई हैं कि उत्तराखंड में सौरभ बोगड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बने हुए हैं वो किसके पुत्र हैं? उत्तराखंड में अगर मैं दूसरे नेता की अगर बात करूं, आप एक बात सुनिए, आपने उत्तराखंड में जो सरकार बनाई है उसमें 6 मंत्री तो कांग्रेस पार्टी के जो छोड़ के भाजपा में गए हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? चैनल पर बैठ के झूठ बोलने से अच्छा है कि आप जनता के बीच में जाए, जनता के सामने ये बात रखें कि उत्तराखंड में आपने
जो 6 साल के अंदर जो कुशासन किया है, भ्रष्टाचार किया है, जो नौकरियां बेचने का आपके नेता के पुत्र, नेता के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो उत्तराखंड में देखिए राजेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी और आपकी पूरी बात सुनूंगी। राजेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी। पहले सुनीता विद्यार्थी जी, नहीं, अगर झूठ बोलेंगे आप, आपके प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वंशवाद, उसके बाद अगर आप टिकट आकर वापस में दोबारा वंशवाद में दे जाते हैं, किस बात की बात? बिल्कुल राजेश चमोली जी, देखिए आप ही के प्रश्न का जवाब मैं सुनीता विद्यार्थी जी से ले रही हूँ और उसके बाद आप ही के पास लौटूंगी। लड़ना भी नहीं चाहती थी, इलेक्शन पार्टी में आना भी नहीं चाहती थी। वो बीजेपी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने वही रिक्वेस्ट की है, अरे भैया आप लोग कंडे नहीं है, आप क्यों झूठ बोलते हैं? चलो बाकी हम वंशवाद की बात कर रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। देश के तमाम राजनीतिक लोग जिनके नेता के पुत्रों को इन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम किया है, वंशवाद को बढ़ाने का काम किया। हाँ, वंशवाद इनको सिर्फ कांग्रेस में दिखता है, राहुल गांधी जी में दिखता है, इनको लगता है कि बस सिर्फ कांग्रेस में आधार पर ही वोट मांगेंगे। अगर स्वर्गीय चंदन रामदास जी के वहाँ कार्य हुए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांगेगी। बेचने के नाम पे आप वोट मांगिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नेता के पुत्र के द्वारा किया गया, उसको आप वोट मांगिए। जो भ्रष्टाचार आपने फैलाया उस पर वोट मांगिए। उत्तराखंड में जो नौकरियां बेचने के काम आपके नेता के पुत्र कार्यकर्ता। बिल्कुल सुनीता विद्यार्थी जी, राजेश चमोली जी, एक और प्रश्न यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। अब जिस तरीके से देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से 4 बार से लगातार वहां पर चंदन रामदास जी वहां पर जीते और अब उनकी पत्नी को वहां से टिकट दिया गया है, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सीएम धामी का भी कहना है कि मुकाबले की तो कोई बात ही नहीं है, बीजेपी को इस बार भी जीत मिलेगी। लेकिन अब कांग्रेस भी दावा करती नजर आ रही है और देखिए मुकाबला जो है वो टक्कर का है, क्योंकि पहले भी बसंत कुमार जी वहां से प्रत्याशी रहे और तभी वो अच्छे खासे मतों से वहां पर जगह बनाते हुए नजर आए। देखिए जागृति जी, मेरी बात पे तो आपने मोहर लगा दी है कि वहाँ पे मुकाबला टक्कर का है और आप पब्लिक के बीच में ऑप्शन लेते रहते हैं। आप 3 पत्रकार लोग हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन केवल राज्य के मुख्यमंत्री अगर ये कह दें कि भैया हम एक तरफा जीत रहे हैं, तो ये मुझे लगता है सिर्फ अहंकार होगा, ये झूठ होगा, ये इस दम पे होगा कि हम प्रशासन का दुरुपयोग करके सत्ता को हासिल करेंगे। आप देखिए, बीजेपी ने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया है, चाहे प्रशासन शासन हर प्रकार से शराब बांटना, पैसे बांटना। मैं आपको कई चुनावों की प्रक्रिया अगर पिछले 8-10 साल में दिखाऊं तो बीजेपी सिर्फ जहां जीती है वहां शराब और पैसे के दम पे जीती है। आप देखिए, पूरे देश भर का पैसा इकट्ठा करके एक राज्य में चुनाव में लगाया जाता है और जनता को महंगाई से त्रस्त करके, जो उत्तराखंड के युवाओं के जो राज्य था जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा था पहाड़ का जवानी पहाड़ का पानी हम इस राज्य में लगाएंगे, उनके नौकरी बेचने का भारतीय जनता पार्टी करी। वहां से पैसे वसूल करके, खनन से पैसे वसूल करके, राज्य की नौकरियां बेच के, तमाम हर प्रकार से पैसा इकट्ठा करके उसके बाद चुनाव पे आप पैसा लगा रहे हैं। तो राजेश चमोली जी, यहाँ पर अगर बागेश्वर का उपचुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो ये निष्पक्ष होगा, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो सत्ता का दुरुपयोग, ये किस तरीके की बात? आप देख लीजिए, पूरा सारे चुनाव देख लीजिए, आप देखिए पूरी कैबिनेट, पूरी देश के तंत्र को, पूरे राज्य के तंत्र को अगर आप सिर्फ अगर बागेश्वर चुनाव में लगा रहे हैं तो आप क्या प्रयोग करने चाहिए? आप जाइए ना जनता के बीच में, आप कहिए हमें उस उत्तराखंड में शिक्षा में इस राज्य को आपने 3300 नंबर पर ढकेल दिया। आप कहिए ना हमने उत्तराखंड में इन पूरे देश भर में एक कलंक पूछ दी जिसमें बीजेपी के नेता के पुत्र के द्वारा एक बेटी को मारा जाता है खुलेआम, और आज वो पुलकित आर्य मतलब और उसके पिता खुलेआम घूल रहे हैं पुलकित आर्य जेल में, लेकिन उसको आज तक सजा नहीं दी गई। जिनके जो पिता है पुलकित आर्य के, अभी मैं आपको 14 अगस्त की बात करूं तो हरिद्वार में एक कार्यक्रम था भगत सिंह कोश्यारी जी का, उस कार्यक्रम में वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। आप बताइए कैसे न्याय मिलेगा इस बेटी को? तो हम तो लगातार इस बात को कर रहे हैं, राज्य के मुद्दों पर अगर चर्चा हो, राज्य के उन तमाम चीजों पर अगर चर्चा के हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, रोजगार पे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये कह दें कि हमने उत्तराखंड में 22 भर्ती घोटाले किए, मांगे ना वोट, आप कहिए ना जनता से, युवाओं से कहिए कि हमने उत्तराखंड के युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, हमने उत्तराखंड में अभी सहकारिता के नाम पे 30 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला आपके सामने है, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। और सहकारिता मंत्री पर तो लगातार बीजेपी के स्वयं के विधायक और मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि सहकारिता मंत्री ने 423 पदों को बेचने का काम किया है। हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो स्वयं के बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है अगर आप पे नैतिकता बची है तो आप जनता के बीच में जाइए, दोबारा कहिए जरा, हम वो जो पोस्टर आपने बड़े बड़े लगाए थे प्रधानमंत्री के समय पे कि बहुत हुई महंगाई के मार, जाइए जनता के बीच में। 400 का सिलेंडर आपने 1200 कर दिया, दालों के रेट 150 से 200 रुपए आपने पहुंचा दिए, सब्जियों के रेट, आज टमाटर खाने के लिए लोग तरस रहे, जिस टमाटर को, जिस प्याज को लोग आम जनता जो आम जनमानस लेता था वो भी इतना महंगा कर दिया आपने। तो आप तो हर प्रकार से पूरे राज्य को लूटने का काम जो आप कर रहे हैं, मेरा मानना है कृपया करके आप झूठ न बोल के सत्ता पे इस प्रकार काबिज मत होइए। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां जीत का दावा करती तो नजर आ रही है, लेकिन ये तो आने वाली 8 तारीख ही तय करेगी कि बागेश्वर की जनता किसको
सरकार ताज पहनाती है। जिस तरीके से बागेश्वर के उपचुनाव होने और तमाम पार्टियां भी अब तैयारियां कर चुकी हैं। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि जहां जहां बीजेपी का शासन है उन सभी संस्थाओं में आरएसएस कार्यकर्ता बैठा दिए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कई शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और समय के साथ साथ इन सभी संस्थानों की हालात खराब हो गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि इन घटनाओं का कभी राजनीतिकरण नहीं किया गया। बहुत गंभीर समस्या देश के सामने आ रही है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस पर अपने लोगों को बिठा करके, आरएसएस माइंड के लोगों को बिठा करके सर्विसेज में बहुत लोगों को भरा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर कई संस्थाएं हैं, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उन इंस्टीट्यूशन में बहुत डिटेरेशन आया है, बहुत गिरावट आई है और ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं और पूरे देश के लेवल पर आ रही हैं। सर, G20 क्योंकि दिल्ली में होना है तो ऐसे में G20 पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है। आप ही के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि G20 इससे पहले कई बार हो चुका है, लेकिन यहाँ दिल्ली में होना और भारत में होना, इसको चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है और लोगों के इम्पोर्टेंट इश्यूज से भटकाया जा रहा है। हमने अपने देश में देखा कई तरीके के नॉन अलाइंड समिट के हुए, चोगम का हुआ, कई शिखर सम्मेलन यहाँ हुए, लेकिन कभी भी इन चीजों को पॉलिटिकलाइज नहीं किया गया। इनको वोट के लिए या किसी की छवि निखारने के लिए नहीं बनाया गया। सरकार एज सच, देश एज सच की छवि निखारने के लिए किया गया। इसको जो पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है वो चिंताजनक है और मैं समझता हूँ इस पर देश के लोग जरूर विचार करेंगे। मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में आई आपदा से काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में कांग्रेस ने प्रशासन पर राहत और बचाव कार्यों को गंभीरता से न लेने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार इस ओर गंभीर नहीं है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने 19 जुलाई 2023 को हरिद्वार क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है और इसके अलावा हरिद्वार में सरकार ने 3 महीने का बिजली और पानी का बिल माफ किया है। तो वहीं शिषपाल बिष्ट का कहना है कि सतपाल महाराज जब हरिद्वार दौरे पर गए थे तो उस समय आपदा प्रभावितों ने उनका जमकर विरोध किया था। उत्तराखंड के मौसम में पूर्वानुमान के मुताबिक बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की ओर से देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पिछले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में बारिश में कमी भी दर्ज हुई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।